हरियाणा की पंचायत में हम आपके मुद्दे और सरोकार को बेबाकी के साथ उठाते हैं, आपकी समस्याओं से सियासतदानों को रूबरू कराते हैं और आपकी हर एक समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। तो आइए हरियाणा की पंचायत की आज की शुरुआत करते हैं। हरियाणा की पंचायत में आज का मामला बड़ा सेंसिटिव है। दरअसल भ्रूण हत्या के लिए बदनाम हरियाणा का लिंग अनुपात 8 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। साल 2025 के 7 महीने में यानी जुलाई तक का लिंग अनुपात 910 दर्ज किया गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 5 अंक कम है। इससे कम लिंग अनुपात 2016 में दर्ज किया गया था। रेवाड़ी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ का लिंग अनुपात 900 से भी नीचे पहुंच गया है और ये जिले सबसे खराब स्थिति में हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक आदर्श लिंग अनुपात की स्थिति 950 है, जिससे हरियाणा फिलहाल दूर है और आज तक इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाया है। यही वजह है कि अब एक बार फिर से हरियाणा सरकार जागरूकता अभियान चलाने की सोच रही है। हरियाणा सरकार अब बेटियों के जन्म पर खुशी मनाएगी और इसके लिए एक नई योजना बना रही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी खुद इस पर गंभीर हैं, इसलिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जल्द इसका ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। असल में हरियाणा में लड़कियों की संख्या लड़कों के मुकाबले लगातार कम हो रही है, जिसे ठीक करने के लिए सरकार कदम उठा रही है। हाल ही में सरकार ने 481 गांवों की पहचान की है, जहां हर 1000 लड़कों पर सिर्फ 700 या उससे कम लड़कियां हैं। ऐसे गांव में अगर हालात नहीं सुधरे तो सरकार उनके नाम सबके सामने लाकर शर्मिंदा भी करेगी। इसके अलावा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी यानी कि एसएमओ को अपने अपने क्षेत्रों में लिंग अनुपात के लिए सीधे तौर पर जवाबदेह बनाया गया है। वास्तव में इस गिरावट को रोकने में विफल रहने पर 8 एसएमओ को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। स्वास्थ्य अधिकारियों को इन गांवों में गर्भाधारण की बारीकी से निगरानी करने के भी निर्देश दिए गए हैं और अगर अनुपात में और गिरावट आती है तो उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा। एसटीएफ के एक सदस्य ने बताया, लगातार प्रयासों के बावजूद नतीजे ना दिखाने वाले गांव के नाम उजागर करने और उन्हें शर्मिंदा करने का फैसला किया गया है। इसमें जिला सचिवालय के नोटिस बोर्ड पर इन गांवों के नाम लगाना और खराब आंकड़ों को उजागर करने के लिए पंचायत स्तर पर बैठकें आयोजित करना शामिल होगा। प्रभावित गांवों की सूची पहले ही उपायुक्तों के साथ साझा की जा चुकी है और सरपंचों को जागरूकता अभियान और समुदाय सहभागिता में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए कहा गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग को बेटियों के जन्म का सार्वजनिक रूप से जश्न मनाने के लिए गोद भराई जैसे कार्यक्रम, कुआ पूजन जैसे कार्यक्रमों के लिए औपचारिकता करने की अभियान आयोजित करने का काम सौंपा गया है। सरकार अब 6849 गांवों में से 7% सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र में गर्भाधारण की गहन निगरानी करेगी, जिसका लक्ष्य अगले वर्ष तक लिंगानुपात में उल्लेखनीय सुधार दिखाना है। और इस मसले पर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं, क्योंकि राजनीति इस पूरे मामले पर होना स्वाभाविक है। निश्चित रूप से देखिए, कहीं न कहीं लोगों के मन में पहले ये था कि बेटियां होने पे जो है वो मायूस हो जाते थे और अब लोगों के अंदर एक अवेयरनेस लाने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पानीपत से यहीं से ये चलाने का काम किया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान, और उसके बाद में लिंग अनुपात के अंदर बहुत अच्छा सुधार हरियाणा प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिला है और लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आई है कि बेटे और बेटी के अंदर जो है कोई फ़र्क नहीं है। और जब हम जिस तरीके से जब बेटा होता है तो जश्न मनाते हैं, पहले बेटी होने पे जश्न नहीं मनाते थे और अब जब बेटियों पे भी जब जश्न मनाएंगे तो निश्चित रूप से सबको ये लगेगा कि बेटे और बेटी में कोई फ़र्क नहीं है। तो स्वाभाविक है लिंग अनुपात के अंदर उसका फ़र्क पड़ता है। सामाजिक बुराई है जी, इसको सबको मिलकर करना चाहिए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अच्छी बात है जी, परंतु आज बेटियों के साथ जो दरिंदगी हो रही है, किस प्रकार से बलात्कार हो रहे हैं, कुरुक्षेत्र के अंदर देखा नहीं आप, ट्रेन के अंदर के डब्बे में बलात्कार होते हैं, तो इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लेना चाहिए जी। वहीं हाल ही में आई रिपोर्ट में सामने आया कि मात्र 3 महीनों में 1154 गर्भवती महिलाओं ने गर्भपात कराया। विभाग को संदेह है इनमें से अधिकांश मामलों में भ्रूण के बेटी होने के कारण गर्भपात करवाया गया। सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं की देखरेख के लिए तैनात 56 आशा वर्करों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इन आशा वर्करों का काम था कि वो गर्भवती महिलाओं के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखें और उन्हें सहेली की तरह समझाकर निगरानी करें, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार आशा वर्करों ने अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से नहीं निभाया, जिसके कारण निगरानी में गंभीर चूक देखने को मिली।
नहीं, इन्होंने कहा कि कितने लोगों पे जांच की नोटिस दिया गया और ये 1700 महिलाएं थी जिनका अबॉर्शन हो गया और अब हम तहकीकात कर रहे हैं कि कैसे और क्यों और किन हालतों में इनका अबॉर्शन हुआ और इन्होंने कौन से जो अस्पताल वो गए हैं, जल्द ही आपको वो रिपोर्ट मिल जाएगी। पिछले हफ्ते ही लगभग पूरे हरियाणा में 15 FIR या पुलिस इंफॉर्मेशन हुई है। जो 3 लड़कियों पे या 2 लड़कियों पे अबॉर्शन हुए हैं उनकी रिवर्स ट्रैकिंग की भी उन्होंने कहाँ से ये है कि लिंक जांच करवाई और कहाँ पे गर्भपात करवाया और ये 15 जो लगभग 12 से 15 अलग आज भी 2 जगह रेड चल रही है अभी वो सारे के सारे अवैध जो गर्भपात केंद्र हैं उन पे जाके वो करवाते हैं और वहाँ से आपको पता है कि हरियाणा में एम्प्टी पिल्स आप ओवर द काउंटर ले लेते थे। अब ये मैडम के प्रयासों से है, लगातार मैडम मीटिंग हर हफ्ते मीटिंग लेती है, तो उसके बाद अभी हरियाणा में आप ओवर द काउंटर एम्प्टी पिल्स लेके दिखा दीजिए और उसके बाद क्या होता था कि औरत की सेहत खराब हो जाती थी, ब्लीडिंग के साथ आती थी और कई बार तो डेथ हो जाती थी। तो वो डेथ रेट भी जो मेटल मोर्टेलिटी रेशियो है हरियाणा का एकदम 110 से 89 पे आना। अब 1 लाख औरतों पे 110 औरतें मरती थी, अब 89 पे आना और हम हिंदुस्तान की एवरेज से पहले बहुत ज़्यादा औरतें मरती थी, अब हम हिंदुस्तान की फिगर के से भी नीचे आ गए। तो देखिए, जिस तरह के अभियान चलाए गए ये स्थिति बेहतर होनी चाहिए थी, लेकिन अगर हम 2016 की स्थिति में पहुंच रहे हैं तो सवाल उठेंगे ही। और जब तमाम चीज़ों पर पाबंदी है, सरकार की सख्ती है, फिर भी कैसे ये हो रहा है, कैसे भ्रूण हत्या हो रही है बेटियों की, ये सवाल आज हम पूछेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। सबसे पहले मैं उनका परिचय आपके सामने रख देता हूं, जहां पर हमारे साथ प्रियदर्शनी सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की, ललित अरोड़ा जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, रेणु भाटिया जी हैं, अध्यक्ष है महिला आयोग हरियाणा की। ये 3 मेहमान हैं, इनके साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और सवाल तो गंभीर है ही। रेणु भाटिया जी, सबसे पहले शुरुआत मैं आपसे ही कर रहा हूं कि तमाम कोशिशों के बावजूद ये आंकड़ा 2016 की स्थिति में कैसे पहुंच गया, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, बिल्कुल फैक्ट की बात आपने बताई। यदि जो आप आंकड़े बता रहे हैं उनमें जो सत्यता है उसके लिए जिम्मेदार दोनों वो महिलाएं हैं जिनका गर्भपात हुआ और जिस महिला ने सास के तौर पर गर्भपात कराया। अगर मैं महिला आयोग के नाते आपको पूछूं तो जब हमारे पास भी केसेस आते हैं उनमें जब किसी बहू की ये शिकायत रहती है कि उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, कि उसकी पहले बेटी है अब दोबारा हुई और अब उसका गर्भपात कराया जा रहा है या उसको चेकअप के लिए मजबूर किया जा रहा है, इस तरह की बातें जब सामने आती है तो हमने कई इस तरह के केसेस उनके खिलाफ किए जो परिवार इस तरह से बहू को प्रताड़ित करता है। और रही बात जो आपने कहा कि आंकड़ों में सुधार, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से 2015 में पानीपत से आग्रह किया और शुरुआत की थी, उसमें स्थिति में सुधार आया था। बीच में ये जो अप एंड डाउन हुआ है इस पर विचार करने की बहुत गहराई से आवश्यकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये जो पिल्स की आपने बात की, इन पर नियंत्रण करना भी बहुत जरूरी। हमारे पास भी 3-4 केसेस इस तरह से आए जिसमें पति ने इस तरह की पिल्स ला कर दी और हमने उस समय आदेश भी पारित किए थे। मैं अगर थोड़ा सा आपको जिक्र करूं तो ये करनाल साइड का केस था कि उस पत्नी को प्रेशर किया जा रहा था वो पिल्स खाने के लिए। हमने उस पति के खिलाफ और परिवार के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की थी, लेकिन हम सबको मिलकर इस योजना को एक प्रयोजित तरीके से आगे बढ़ाना होगा। बेटियां स्वाभिमान है एक परिवार का, इस बात को ध्यान में रखना होगा और इस बात को मान के साथ आगे बढ़ाते हुए जिस प्रकार चर्चा हो रही है कि बेटियों के जन्म पर भी या बेटी के त्योहारों को भी मनाया जाए, चाहे वो उसके जन्मदिन है, चाहे वो उसके जन्म पर कोई किया जाए। बहुत वर्ष पूर्व हमने एक कार्यक्रम शुरू किया था, कुड़ियां दी लोहड़ी। ये बहुत प्रचलित भी हुआ, देश भर में इसकी चर्चा हुई और मुझे लगता है हमें फिर से इस तरह के कार्यक्रमों को और तेजी से और मुस्तैदी से उनको आगे बढ़ाने की बात करनी और सोचनी होगी। ठीक, प्रियदर्शनी जी, एक तो इसका सामाजिक मामला हो गया जो रेणु जी अभी बता रही थी कि एक दबाव है, उसको हम कैसे रोकें, उसको हम कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन जहां पर ये भ्रूण जांच की जा रही है इसको लेकर तो बहुत सख्ती है, फिर भी ये कैसे हो पा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं तो उनको भ्रूण जांच के बाद ही पता चलता है कि शायद लड़की है, इसलिए अबॉर्शन की तरफ वो जाते हैं। तो इसको क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? और इसमें तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली बहुत बड़ा, और ये आज से बड़ा सामाजिक मुद्दा नहीं, ये सदियों पुराना सामाजिक मुद्दा है। और जिस तरीके से रेणु जी ने बोला कि ऐसे बहुत सारे सामाजिक कार्यक्रम हम लोग भारतीय जनता पार्टी या फिर महिला आयोग अक्सर कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें सेल्फ अवेयरनेस होने की भी जरूरत है। हमें सामाजिक दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। काफी बदलाव आया है, जो बदलाव आना चाहिए था वो आया है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस तरीके की वर्कशॉप होंगे, चीजें होंगी तो बेहतर होगा। यहाँ पे हमें डॉक्टर्स पे भी निगरानी रखनी पड़ेगी। मतलब अगर इस किस्म की ये बातें लगातार आ रही है कि अगर आप बता रहे हैं कि लड़का है या लड़की है, तो कानूनन तो ये अलाउड नहीं है हिंदुस्तान में, भारत में ये अलाउड नहीं है। और अगर उसके बाद भी हो रहा है तो उसके पर कानूनन कार्रवाई भी होनी चाहिए, सख्त हिदायत देनी चाहिए, और आई एम श्योर इसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। अब जहां तक बात करते हैं कि यहाँ पे जितनी भी मुझे लगता है महिलाओं पे अगर इस किस्म का दबाव दिया जाता है, तो या महिलाएं खुद जाके इस तरीके का अबॉर्शन जाके करवाती हैं कि भाई अगर फीमेल फेटिसाइड मतलब कन्या भ्रूण हत्या करवाती हैं, तो मुझे लगता है कि उनको ये बात की भी समझने की जरूरत है कि आप नवरात्रों में तो पूजा करते हैं माता की, और उसके बाद उसी की हत्या करने की आप चेष्टा करते हैं। तो ये दोहरा मापदंड, तो ये सामाजिक समस्या जिसको जड़ से उखाड़ना जरूरी है। और इसमें कहीं न कहीं एजुकेशन बहुत मायने रखती है। और मैं एजुकेशन, मेरा मतलब ये नहीं है कि आपके पास MA, BA और डॉक्टरेट की डिग्री है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे पढ़े लिखे परिवार भी बड़े करीब से देखे हैं, ऐसे डॉक्टर परिवार भी देखे हैं, ऐसे बैंकर परिवार जिनके परिवार में सब इन्वेस्टमेंट बैंकर्स थे, वो परिवार भी देखे हैं जहाँ पे इस तरीके की कन्या भ्रूण हत्या करवा दी जाती है। तो मेरा एजुकेशन से तात्पर्य डिग्रियों से नहीं है। एजुकेशन का मतलब कि मानसिक रूप से अपने आप को एजुकेट करना, मानसिक रूप से एजुकेट करना। तो आज और बिल्कुल नया सिंह सैनी सरकार माननीय, नहीं तो ये इतनी हिम्मत कैसे हो रही है उन डॉक्टर्स के अंदर जो ये पूरा काम कर रहे हैं? इतनी सख्ती, ये बात ठीक है, जो लोग अवेयर नहीं है उनको खुद तो नहीं पता चल सकता कि उनके घर में कौन आने वाला है, बेटी आने वाली है, बेटा आने वाला है। यहाँ पर केवल हम भ्रूण हत्या की बात कर रहे हैं ना, तो वो उन डॉक्टर्स की, उन सेंटर्स की इतनी हिम्मत कैसे हो रही है? उनको हम क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? वो कैसे, कहाँ संचालित हो रहे हैं? आप खुद इस बात को स्वीकार कर रही हैं कि मैंने देखा है ऐसे लोगों को जो पढ़े लिखे भी हैं, तो उनको ये सुविधा क्यों मिल पा रही है? देखिए त्यागी जी, समाज जो होता है, समाज में हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, तो समाज में हर व्यक्ति एक जैसा कैसे हो सकता है? मैं हर डॉक्टर की बात नहीं कर रही, हर एडमिनिस्ट्रेटर की बात नहीं करी। ना ही हर एडमिनिस्ट्रेटर खराब होता है, ना ही हर नर्स खराब होती है, ना ही हर साथ मैं इसको दूसरे, मैं प्रियदर्शनी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा प्रशासन इसको रोक क्यों नहीं पा रहा? मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं किसी को नहीं कह रहा कि ये खराब है। हम इसको लेकर क्या बड़े स्तर पर छापेमारी हो, कुछ कार्रवाइयां हो, तब तो ये चीजें रुकें। जैसे कि अब ये संज्ञान में आया है, तो इसके ऊपर कार्रवाई बिल्कुल हो। और आपने मुख्यमंत्री जी की अभी भी फिलहाल में भी अभी हफ्ता भर पहले मुख्यमंत्री जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला है कि देयर विल बी नो टॉलरेंस फॉर क्रिमिनलाइजेशन। अगर क्रिमिनलाइजेशन पे हम भारतीय जनता पार्टी का और नया सरकार का नो टॉलरेंस पॉलिसी है। और इससे खूबसूरत क्या बात होगी, सुनिए त्यागी जी, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात आज ही की बात में बोलना चाहती हूँ। इससे खूबसूरत बात क्या होगी कि आज ही हमने अपनी हरियाणा की बेटी जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री है, उनका जन्म दिवस बनाया है आज उन्हीं के जुलाना इलाके में। तो इससे बड़ा महिला सशक्तिकरण का एग्जाम्पल हम क्या देंगे? आज देश का जो फाइनेंस कहते हैं ना, हिसाब किताब आज हमने एक महिला को दे रखा है, निर्मला सीतारमण जी को दे रखा है। आज देश की राष्ट्रपति एक महिला है। तो भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए पूर्ण रूप से अग्रसर है। ठीक, मैं ललित जी से रिएक्शन लेना चाहता हूं इस चर्चा में। ललित जी, इसमें दोनों पहलुओं को देखें आप। सामाजिक पहलू है एक, जहां पर हर किसी परिवार में ज्यादातर ये इच्छा दिखती है कि भाई एक बेटा हमारे घर में हो। ये एक स्वाभाविक है हरियाणा के अंदर, और इस प्रदेश में कुछ ज्यादा है ये चीज। ये भी क्योंकि वो डेटा सबके सामने रख रहा है कि भारत से औसत बहुत कम है। दूसरा, जहां पर ये सेंटर्स बने हुए हैं, जहां पर ये जांच हो रही है, क्या
उसको रोकने में भी हम फेल हो रहे हैं, उनको नहीं रोक पा रहे हैं, इसलिए सारी चीजें हो पा रही हैं? सबसे पहले तो मैं हमारी दो बहनें जो कार्यक्रम में जुड़ी हुई हैं, रेणु जी और प्रियदर्शनी जी, मैं इनके बात बड़े ध्यान से सुन रहा था और अच्छी बात है कि इतने सजग तरीके से इन्होंने बोला। सवाल ये 2024 में ना 5,16,402 बच्चों में 52.35% लड़के थे और बाकी लड़कियां थी। अब ये जो गिरावट है कन्या भ्रूण हत्या और लिंग चयनात्मक प्रथाओं से ही सिर्फ जुड़ी हुई है, ऐसा नहीं है, इसके सामाजिक कारण भी है, जैसा आपने अभी मेरे से पूछा। मैं थोड़ा सा मैं आपको एक निजी टच देना चाहूंगा। मेरी माँ मुझे बचपन में 20 साल की उम्र तक मैं हर वर्ष कन्या पूजन के टाइम, कंजकें जिसको हम पंजाबी में कहते हैं, मैं मक्खन से पैर धोता था और उनका आशीर्वाद लेता था। तो मैं अपनी माँ से अक्सर पूछता था कि भाई ये ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वो कहती थी, बेटे आप महिलाओं की रिस्पेक्ट करो, ये मैं चाहती हूँ, और आप प्रोटेक्टर रहो। मतलब समझ रहे हैं मेरी बात को? तो मैं ये एक जो सामाजिक ताना बाना बदल गया, लेकिन आज जो बच्चे आ रहे हैं ऐसा कुछ उनको सिखाया नहीं जाता। एक तो ये जो सोशल और या रिलीजियस जो चीजें थी, अब देखिए 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कहते हैं और 3 वर्षीय को त्रिमूर्ति कहते हैं। इसी तरह से 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहते थे। ये हमारे शास्त्रों में वर्णित है और यत्तर नादस से आते हैं। लेकिन आज यहाँ पे मिडवाइफ, मैरिज स्टॉप्स क्लिनिक जो है और अनट्रेन्ड दाइयां, ये हर गांव हर शहर में उपलब्ध है। क्या हम भ्रूण हत्या को जो भारतीय बीएनएस के अंदर में हत्या है उससे लिंक कर सकते हैं? इस पे मेरे को लगता है कोई लीगल बहन हमारी बैठी है, हरियाणा उसकी अध्यक्षा है, कि क्या हम इसको जो आम हत्या होती है जिसके ऊपर में बीएनएस में प्रावधान है, भ्रूण हत्या को भी उसी तरह का अपराध मानना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो ये जो लोग जो टेस्ट करते हैं ना, देखिए मैं आपको बता दूं 1980 में हमारे प्रदेश में 950 की रेशो थी 1000 के पीछे, सबसे आइडियल रेशो रही है, उसके बाद घटती जा रही है क्योंकि 1990 में आ गए ये अल्ट्रासाउंड एंड आप तो मोबाइल टाइप छोटी छोटी मशीनें आ गई हैं। फिर गर्भपात करने के लिए जैसे सबने बोला पिल्स हैं या और बहुत सी किट्स हैं। तो ये जो चीजें इनको हम बैन करके क्यों नहीं कर सकते? अगर किसी को करना है तो सीएमओ से परमिशन लेके उसका कुछ हो। ऐसे हर जगह ये अवेलेबिलिटी क्यों हो केमिस्ट शॉप पे और सरकारी अस्पताल में हो? तीसरी चीज ये है कि जो मिडवाइफ है जो बिना लाइसेंस के गर्भपात करा देती हैं या ये कर रही है, इनकी लिस्ट बनाई जाए और इनको कहा जाए कि आप रजिस्ट्रेशन कराइए ट्रेनिंग लेके। मेरा ये मतलब है कि ये जो अच्छा, फिर हम मैरिज लॉस में जो या स्टॉप जो भी क्लिनिक की चेन है उसका काम यही है ज्यादातर। देखिए ह्यूमन ग्रीड हैज नो एंड, आदमी के व्यक्ति के लालच का कोई अंत नहीं है और उसी लालचवश ये सारे टेस्टिंग होती है। पर सिर्फ एक यही कारण नहीं है कि भाई ये एक मुख्य कारण हो सकता है। अब देखिए केरल में 1084 है लड़की है और 1000 लड़के हैं। मैं हमारी बहन जो भाटिया जी आई हुई है, मैं कहूंगा कि केरला मॉडल को देखो आप, ठीक वहां पे किस कारणवश जो है ये मेंटेन्ड है पोजीशन इतने सालों से। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया सर, ग्रीड, लालच। मैं रेणु जी से जानना चाहता हूं, रेणु जी आज क्या हो गया ना, आज का जो स्टाइल है उसमें हर कोई चाहता है ना परिवार में एक लड़का हो जाए, हमारी एक लड़की हो जाए, परिवार बैलेंस हो जाए। अभी किसी के हाथ में तो है नहीं, ये प्राकृतिक देन है कि एक लड़का होगा, लड़की होगी, 2 लड़के होंगे, 2 लड़की होगी। ये जो माइंडसेट बन गया है हर परिवार का, पढ़े लिखे लोग भी उसमें इन्वॉल्व हैं, ये माइंडसेट नहीं बदलेगा तो हम कैसे इसको रोक पाएंगे? और सर ने भी, ललित जी ने जो सुझाव दिए, क्या हम उन पर कुछ काम कर सकते हैं? और जैसा कि मैंने डेटा भी दिया कि अभी पिछले 2-3 महीने में ही 1100 से अधिक इस तरह के मामले सामने आए हैं, उसमें कुछ जो आशा वर्कर्स हैं उन पर एक्शन भी लिया गया है। तो हम इसको क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं, हमारे पास वो मैकेनिज्म है? देखिए लोकेंद्र जी, ये एक ऐसा विषय है जिसको बड़ी गहराई से चर्चा के बाद उसको ऑन जो है ना ग्राउंड लाना जरूरी है, प्लेटफॉर्म पर लाना जरूरी है। इन विषयों पर जो महिला आयोग कर सकेगा, आगे करेगा। आज की डिबेट के बाद जो हम अपनी जिम्मेदारी भी लेते हैं, पिछले कुछ महीनों में हमने बाल विवाह पर रोक लगाने के ऊपर बहुत फोकस किया। मैं स्वयं जिन
क्षेत्रों में, जिन जिन गांव में गई मैं, वहां पर जाकर आयोग ने प्रयास किया कि वहां के सरपंच, मेंबर्स, खासतौर से महिला मेंबर्स, सबके साथ एक बैठक की जाए। और अब हमने शहरी क्षेत्रों में भी, अर्बन एंड रूरल दोनों में प्रयास किया कि अगर किसी क्षेत्र में बाल विवाह होता है तो वहां के सरपंच और मेंबर्स को इस बात का ध्यान रखना है, अन्यथा उनको भी उस घेरे में लिया जाए। मुझे लगता है ये भ्रूण हत्या, बहुओं को बच्ची पैदा होने पर पिल्स दे देना, उनका गर्भपात कराना, मैं बिल्कुल लेटेस्ट 4 दिन पुरानी आपको बात बताना चाहूंगी। मेरे कार्यालय पर एक बहू के साथ झगड़े का केस आया जिसमें उसका गर्भपात उसकी सास ने किस तरीके से कराया कि बाथरूम में जब वो नहाने के लिए गई, उसने वहां पर तेल छिड़क दिया, तेल डाल दिया। जैसे ही बहू बाथरूम में पैर रखती है वो स्लिप हो जाती है और उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। कल परसों हमने उस महिला के ऊपर भी कार्रवाई की है। तो कुछ महिलाएं जो इस तरह के प्रकरण को अंजाम दे रही हैं, डिफरेंट तरीके ढूंढकर, इनके ऊपर कमान कसी जानी चाहिए। और हम अपनी तरफ से जितना भी लीगल ऑफिशियल प्रोसीजर्स हो सकते हैं, अभी ललित भाई ने कहा कि बीएनएस के माध्यम से कुछ नया इस तरह से हो सके, इसके ऊपर हम एक बड़ी बैठक भी करेंगे। आपका विषय हमारे ध्यान में और मजबूती से आया। और ये मामला राजनीति से हटकर, जैसा आज बहस भी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत अच्छे से आप तीनों ने अपने केरला मॉडल का भी हम जो है प्रयोग अपनी बात रखी। प्रियदर्शनी जी, मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ, आखिरी के 30 सेकंड जी, बात रखिए। देखिए, मैं अभी रेणु जी की बातें सुन रही थी, रेणु भाटिया जी की। जी, मैं अभी रेणु भाटिया जी की बात सुन रही थी और जिस घटना के बारे में ये बात बता रही थी, तो मुझे लिटरली, मैं सच बता रही हूँ, मतलब मुझे गूज बम्स हो गए, रोंगटे खड़े हो गए मेरे। मैं तो सारी ऐसी महिलाओं के लिए यही बोलना चाहती हूँ कि द्रौपदी तुम अब शस्त्र उठा लो, अब ना गोविंद आएंगे। द्रौपदी तुम अब शस्त्र उठा लो, अब ना गोविंद आएंगे। ये राजा अंधा और बहरा तो है ही, अब गूंगा भी हो गया है। मतलब कि यहाँ पे मैं उन महिलाओं की बातें कर रही हूँ जो महिलाओं की दुश्मन है। द्रौपदी तुम अब शस्त्र उठा लो, अब ना गोविंद आएंगे। और जैसे कि ललित भाई ने, मेरे बड़े भाई ने ये बात बड़ी सबको जागरूक होना पड़ेगा। मेरे पास समय इतना ही है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों जुड़े और इस चर्चा का हिस्सा बने। तो देखिए, एक सामाजिक मुद्दा है जिसमें बहुत सारे बदलाव की जरूरत है, हमारी सेल्फ अवेयरनेस की जरूरत है, और हमें बेटियों के प्रति वही मान सम्मान रखना पड़ेगा जो बेटों के प्रति हम रखते हैं। वो बेटों वाली चाहत जो है उसको अंदर से हटाना पड़ेगा। प्रकृति जो आपको दे उसको स्वीकार करना पड़ेगा, तभी ये जो स्थिति है बदल सकती है।